नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध, इसका सीधा इम्पैक्ट अब भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों में आपने देखा कि किस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइनें लग गई। वैसी ही लाइनें जैसे नोटबंदी के वक्त लगी थी। लोग बैंक और एटीएम जा रहे थे अपना पैसा निकलवाने के लिए। यहाँ पर तस्वीर दूसरी है। यहाँ पर लोग सिलेंडर लेके लंबी लाइनों के अंदर खड़े हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ये दावा कर रही है कि ना तो रसोई गैस की दिक्कत है, ना ही गैस की दिक्कत है और न ही तेल की दिक्कत है। लेकिन इसकी वस्तुस्थिति क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिरकार है क्या, कितना बड़ा है और इसका जो कार्गो शिप्स आ रहे हैं, जो हमारा तेल और गैस आ रहा है, उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत के लिए खोल देने के चलते क्या वहां से बिना किसी रोक टोक जो है भारत के जो जहाज हैं, जो भारत ने हायर किए हैं, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना है। सरकार ने इसके लिए कई सारे नए नियम और कानून बनाए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ऑयल का रिजर्व तो भारत के पास 74 दिनों का है, लेकिन उस तरह का रिजर्व हमारे पास एलपीजी का नहीं है, कुछ दिनों का है। ऐसे में एलपीजी का संकट क्या आने वाले समय में बढ़ सकता है? जी हां, इसकी संभावना है। इसीलिए सबसे बेहतर है कि आप उन गाइडलाइंस का पालन करें जो सरकार ने दी हैं। अपनी गैस एजेंसी वाले से बात करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला 33 करोड़ घरों का है। सरकार ने कहा है कि 33 करोड़ घरों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं, जिससे आपके टी स्टॉल चलते हैं, जिसके आपके होटल चलते हैं, जिससे आपके रेस्टोरेंट चलते हैं, जिससे आपके स्ट्रीट फूड वेंडर्स खाना बनाते हैं, उसकी सप्लाई को रोक दिया गया है और इसका कास्केडिंग इफेक्ट होता दिखाई दे रहा है। जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, बाकी चीजें बढ़ जाती है, जिसके चलते महंगाई बढ़ती है और इस महंगाई बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी कम होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के बंद होने के चलते, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अब जो गैस है वो नहीं है, हम बिना कमर्शियल सिलेंडर के काम कैसा करेंगे। कुछ लोग इंडक्शन कुकर पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन ये तमाम प्रयास नाकाफी हैं। कुछ लोग लकड़ी के चूल्हे पर वापस लौटे हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के चलते अब आगे क्या होगा और सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी, इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहला कि रसोई गैस के सिलेंडर जो है उनके लिए अब कुछ नए नियम कानून आए हैं और उन नए नियम कानूनों के साथ आप अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मुझे मिक्स्ड रिएक्शन लोगों के मिले। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बुक किया और सिलेंडर उनको मिल गया। तो ऐसे में जो गैस एजेंसी वाले कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, सरकारों की भी इस पर नजर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है पेट्रोल और डीजल के लिए अनावश्यक लाइन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कमी उस तरह से नहीं होने वाली। और जब तक भारत के पास जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है वो मौजूद है, जब वो खत्म होगा तो हमारा रूस से भी तेल आ चुका होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या पेट्रोल 200 रुपए, क्या जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $200 पर बैरल के पास पहुंचेगी। ईरान ने इस तरीके की धमकी दी है। क्या भारतीय शिप्स की आवाजाही बेरोक टोक अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होगी? इन्हीं तमाम चीजों को समझने के लिए मैंने बात की है कैप्टन श्याम कुमार से, जो भारतीय नेवी के जांबाज ऑफिसर रहे हैं और मैरीटाइम वारफेयर यानी समुद्र के अंदर जो लड़ाई होती है उसके एक एक्सपर्ट है। सुनते हैं वो क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, भारत के तेल संकट के बारे में और भारत में जो एलपीजी का संकट हो रहा है उसके बारे में।
तो अभी जो चल रहा है उसमें नेवी के वॉरफेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं आज आपके सामने नेवी के एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आया हूं जो खुद वॉरशिप के ऊपर रहे हैं, उन्होंने खुद मिसाइलें चलाई हैं। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आपके तेल और आपके जो गैस के शिप्स आ रहे हैं, कार्गो शिप्स, उनका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के जहाजों के लिए पूरी तरह खुल गया है, कैप्टन श्याम कुमार? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा ये मौका देने के लिए। देखिए, मैरीटाइम वॉरफेयर एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हिंद महासागर का भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। और हमारे पॉलिटिकल विल की माने तो जो हमारी लिगेसी रही है मैरीटाइम क्षेत्र में पहले से हिस्टोरिकली, उसको अभी एकदम लाइव हम देख रहे हैं। और सब जनता का ध्यान साइलेंट नेवी जो समुद्र में होती है उस पर अब जा रहा है, क्योंकि ये काफी कम न्यूज में आती है। तो बहुत माकूल है आपका प्रश्न। मैरीटाइम वॉरफेयर की बात करें तो स्टेज ऑफ हॉर्मुज जो आप देख रहे हो, एक की तरह से जल डमरू मध्य जो पतला इलाका है जहां से शिप्स को लिमिटेड स्पीड में और लिमिटेड रेंज में और लिमिटेड डायरेक्शंस में मूव करना पड़ता है। और जबरदस्ती कहते हैं फोर्सफुल मैन्यूवरिंग एक तरह से हो जाती है नेचुरल सिचुएशन के कारण। तो ये 30 किलोमीटर का रेंज जो है वो नदन में ईरान और सदन में ओमान का एक्सक्लेव, और बीच में ये है तो 20 किलोमीटर, बट 2 नॉटिकल माइल में तो 3.5 किलोमीटर का एक आने का जो रेंज है और एक 3.5 किलोमीटर का जाने का एक लेन बनाया गया है, लेन। और बीच में बफर जोन भी डाला गया है। और इस चीज से शिप्स को गुजरना है, स्पीड भी कम करनी पड़ती है। और एक बात इसमें ध्यान रहे कि आप देखोगे, अगर उसका जो मानचित्र देखेंगे तो इसको नॉर्थ की तरफ, बंदर अब्बास की तरफ, ईरान की तरफ शिप्स को टर्न करना पड़ता है। तो ये एक तरह से उनको वनरेबल बनाता है ईरान के अटैक्स के लिए। तो इसलिए ईरान, हालांकि स्टेट्स की लीगलिटी जो है उसमें इसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सभी शिप्स के लिए है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 ये डिफाइन करता है। लेकिन नेवल वर्चस्व कायम रखने वाला खलीफा फारसी, ये ईरान वहां अपने नेवल थ्रेट के कारण प्रभावित करने की कोशिश इतिहास में कई बार कर चुका है। और इस कारण से ये लड़ाई फिर से है, जहां पर उसने कहा तो है कि आप जाइए, आपकी मर्जी, लेकिन लोग रिस्क नहीं ले पा रहे। इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि शिप्स का इंश्योरेंस बहुत बढ़ रहा है, इसलिए तेल और गैस की फ्री आवाजाही पर पूरी दुनिया में और खासतौर पर भारत पर बहुत असर पड़ा है। लाजमी है, अगर शिप्स रिस्क नहीं लेंगे या हाई रिस्क जोन में आ जाएंगे, कंटेस्टेड वाटर में कहीं भी आएंगे, तो उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस बढ़ा देगी, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। और कोई भी कैप्टन अपने क्रू को किसी कंटेस्टेड क्षेत्र में ले जाने से डरता है। और साथ में ये अगर तेल है या गैस है तो वो एक तरह से विस्फोटक हो जाएगा और पूरी की तरह जिंदगी का सवाल आ जाएगा। तो सारे शिप्स वहां स्टैंडर्ड खड़े हैं। जहां तक इंडियन मरीन एसोसिएशन की बात है, 23 से ज्यादा शिप्स की एक रिपोर्ट आई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें वहां से सुरक्षित लाया जाए। और 40 से ज्यादा दूसरे शिप्स भी जो खड़े हैं, और 200 से ज्यादा दूसरे देशों के शिप्स, मैं भारत के अलावा कहूं तो वो लंगर डाले खड़े हैं समुद्री इलाकों में, फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर पड़ता है, मुहाने पे पड़ता है। तो ये एरिया पूरी की पूरी तरह एक तरह से लंगर डाले शिपों का जमावड़ा हो गया है। और कुछ खाली भी शिप्स हैं इसमें जो लेने जा रहे थे तेल, और कुछ भरे लेडन शिप्स हैं जो ज्यादा डेंजरस है, जिनकी उनकी उनके पास गोला, एक तरह से वो खुद ही बॉम्ब पे बैठे हुए हैं अगर कोई ड्रोन एसिमेट्रिक अटैक या सुसाइडल अटैक होता है उन पर तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आज एक कार्गो शिप मुंबई में आया है, वो कैसे आ गया? और भारत ने ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने के विषय पर भी बात हुई है। आपको लगता है कि कोई बेहतर ब्रेक थ्रू इसमें मिलेगा? कूटनीति कहती है कि बातचीत जारी रहे, और हमारे विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से 3 राउंड्स की बात की है लगातार। कई सारे मुद्दे हैं, आपने आज सुना होगा विदेश मंत्रालय का वक्तव्य भी सुना है, जिसमें उन्होंने ऑयल सिक्योरिटी की और एनर्जी सिक्योरिटी की 2 टर्म यूज किया है। और एनर्जी सिक्योरिटी पे ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। तो एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत कुछ निहित है। गैस और ऑयल तो हम एक तरफ मानते हैं, और स्ट्रैटेजिक जो एनर्जी सिक्योरिटी है जिसमें हमारा चाहवार पोर्ट भी आता है, उस पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें रशिया, हम और ईरान तीनों इन्वॉल्व हैं। और हमने उसमें काफी मेहनत की है, मशक्कत की है। तो दरवाजे की कहते हैं ना, बैकग्राउंड में ग्रीन रूम में बहुत सारी बातें
इस पर चल रही है कि उसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान नहीं चाहता, चाइना ऐसा नहीं चाहता, उनके लिए मौका परस्ती का ये वक्त है। तो एक तो ये बात हुई। और आप जो कह रहे हो कि जो हमारी जो जो शिप्स हैं उनको अलाना जाना या मूवमेंट करना, तो शिप्स एक आध तो आ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे किसी देश का शिप है, इंडिया का शिप है, उसको लाइबेरिया भी अपने फ्लैग के अंदर चला सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी उसको हायर करती है और वो उस कंट्री में उन दिनों के लिए वो उस कंट्री का फ्लैग फ्लाइंग करता है। शायद इंडियन क्रू हो, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आपने सुना होगा, इंडियन कैप्टन है, क्रू वहां के हैं, 4 कंट्री के हैं, फ्लैग कहीं और का फहरा रहा है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये पॉसिबल है, ये लीगलिटी एट सी ये है कि इंडिया का शिप बना हुआ लाइबेरिया के फ्लैग के अंडर चल सकता है और कैप्टन और क्रू कहीं के भी हो सकते हैं। तो वो चुन चुन कर मारते हैं वो किस फ्लैग को आप मार रहे हो। अगर फ्लैग उसके दोस्त का भी है लेकिन शिप कहीं और का बना हुआ है, इजराइल के केस में हुआ था पिछली वॉर में, तो वो उसको भी मार देता है, क्योंकि उसकी शिपिंग इंडस्ट्री को वो एक तरह से बर्बाद कर रहा है। तो कई सारी चीजें हैं। तो एक शिप आया है तो बड़ी जीत तो मैं कह सकता हूँ डिप्लोमेटिकली, और डिस्प्ले तो अच्छा माहौल दिखाता है ये। और लेकिन हाँ, ये मानना होगा कि अभी बहुत रिस्क है और निकलना स्टेट से खुद रिस्क लेके बिना वॉरशिप स्क्वाड के, और वो भी माइनिंग अगर कर दी जाए तो और भी मुश्किलात होती है। तो अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा प्रीमेच्योर होगा ये खुशी जाहिर करना बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुशी नहीं जाहिर करें। आपको क्या लगता है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम तो बढ़ गए, 60 रुपए बढ़ गए। जो होटल ढाबे हैं उनकी गैसेस को रोक दिया गया, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आपको लगता है क्राइसिस बढ़ेगी? आपसे मुलाकात में पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम ऑयल को तो कंट्रोल कर लेंगे, ऑयल शॉक नहीं है हमारे पास कुछ अभी फिलहाल। हम उसको कह सकते हैं कि हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कतार से जो गैस आती है 50%, हमारी वहां में मुश्किलात आ गई है। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है गैस का, ये लंबा होता है, ये 2 दिन 4 दिन में नहीं मिल सकता। तो जैसे 22 मेट्रिक टन पर डे, जैसे हमारे को अगर चाहिए पूरा पर एनम कहिए, अगर हमारा पूरा खपत है, तो 10% हमने अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। 2.2 एम पर डे के लिए हमने पर एनम के लिए कर लिया है। बाकी हम दूसरे देशों से, जैसे रशिया से कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए भी हमने कोशिश की है। इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए 25% से ज्यादा हमने ऑलरेडी कर लिया है। और टर्मिनल्स पे जो रिसीविंग फिक्सचर्स है जिनसे हम लेंगे उनको गैस को, उनको भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अगर टैंकर्स आए तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए मटेरियल हम फिक्सचर्स लगाएं और रिसीव कर सके उनको जेट्टीज पे। तो ये सारी व्यवस्था, प्लस आपने एस्मा की बात की, गृह 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 सचिव सतर्क हो गए हैं, होर्डिंग को रोका जा रहा है, तो ये सब होगा। ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही है अभी, गैस की प्राइसेस पे सीधा इफेक्ट आ गया। प्रेशर पाइप्स में भी 20% गैस सुना गया है कि कम कर दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम जो डेज डेज बढ़ा दिए गए हैं, तो ये सारे कार्रवाई हो रही है। और मेरे ख्याल से फिलहाल इतना ही बहुत है। ऑयल की इमीडिएट कोई मुझे इमीडिएट वो नहीं दिखती क्राइसिस भारत के लिए। हाँ। क्या जंग का दायरा बढ़ेगा और भारत का रोल क्या, और भारत कितना तैयार है इसको हैंडल करने के लिए? क्या अगर विश्व युद्ध की सिचुएशन बनती है तो क्या भारत इसमें कूदेगा? आपको क्या लगता है, आपके रक्षा विशेषज्ञ होने के तौर पर? देखिए, ये मेरा आकलन है, यूक्रेन के आकलन में भी और इसके आकलन में भी, आग हो न हो चिंगारी जलती रहनी चाहिए। इस बार तो यही चलेगा ईरान में भी। ये इस बार पिछली बार की लड़ाई की इन्होंने कुछ मुद्दा ज्यादा हासिल नहीं हुआ। कतार के अटैक के बाद से युद्ध रुका और इस बार कतार को मारने से शुरू हुआ। आप समझ सकते हो ऐसा उल्टा हुआ है। तो डाइवर्सिफाई करके ईरान बढ़ा है आगे, पूरे वर्ल्ड को अपने पहलू में लेके। इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस को उसने प्रभावित किया है ऑयल को, ताकि ये लंबा खींचे। अमेरिका चाहता है कि वंस फॉर ऑल ईरान की जो रिजीम जिस मंतव्य से उस बार इसने लड़ा है, पिछली बार कुछ और था, इस बार कुछ और है। पिछली बार डिसेमिनेशन ऑफ पावर था उनका, जो मिलिट्री पावर, इस बार उसके बियॉन्ड उनकी जो नीति है। तो ये इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा? तो जुगलर वेन पे कहीं ना कहीं तो पकड़ना पड़ेगा उनको, चाहे वो कहीं कहीं ना कहीं कंट्रोल करें, ऑयल को पकड़ लें और हॉर्मुज की वंस फॉर ऑल गारंटी लें कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। पेस्कियान का बयान है कि आप हमारे ऊपर दोबारा ना आओ, हमें वो सब करने दो, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं मानेगा। उसे तो ये करना है कि तुम्हारी मिलिट्री पावर खत्म कर दी हमने 85%, और अब तुम घुटने पे आ जाओ, और हॉर्मुज का कंट्रोल हमेशा के लिए, ये जो दबदबा तुम बनाते हुए न रहे। तो ये कैसे होगा जब तक वो कुछ न कुछ अपनी प्रेजेंस वहां ना दिखाए? और उसको दिखाने के लिए
आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लो, लड़ाई भले खत्म हो जाए मिलिट्री, वो कहेंगे ये ऑपरेशन कंटिन्यूड है, तो वो प्रेजेंस वहां रखेंगे और लंबे समय की लड़ाई में ईरान को लगातार कहीं ना कहीं से दबाते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। ये मेरा आकलन है। क्या विश्व युद्ध होगा? विश्व युद्ध की बात मुझे नहीं लगती कि होगी। कंटेन करके बड़े अच्छे से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को रखा हुआ है, ये उसकी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। कोई भी मिलिट्री रिटेलिएशन किसी कंट्री ने डायरेक्ट नहीं किया। बहरीन ने जाके यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई है, ये सब डिप्लोमेटिक मामला है। लेकिन आप देख सकते हो बहुत बड़ी जीत है ये ट्रंप की। जिस कंट्री में उनके सोवरेन सॉइल पे अटैक हो रहा हो, भले ही वो मिलिट्री टारगेट्स पर हो, पर लेजिटिमेट टारगेट उन्होंने बैंक्स को भी बोल दिया है, अमेजोन को भी बोल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट को भी बोल दिया है। तो जो जो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं वो भी लेजिटिमेट टारगेट हो रहे हैं ईरान के, और तब भी ये कंट्री फिर भी चुप है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बड़ी कंटेनमेंट है वॉर की, और जो फोकस्ड एरिया है ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका और इजराइल का, उसी पर बात जा रही है। और कोई कंट्री सामने युद्ध में नहीं कूदेगा, पहले भी कोई नहीं कूदा, यूक्रेन में भी कोई नहीं कूदा। आज का जो स्टेट्स है वो प्रोग्रेसिव है, सब समझते हैं अपनी राजनीति और अपना दायित्व, और सब आगे बढ़ना चाहते हैं, युद्ध में कोई नहीं आना चाहता। ठीक है कैप्टन साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।